Hello students, today I am going to explain communication skill which is a part of employability skills of part A of class 9 IT as well as AI। बच्चों सोचो अगर दुनिया में कम्युनिकेशन स्किल ना होता तो क्या होता। ना हम अपनी बात किसी को बता पाते, ना दूसरों की बात समझ पाते। जब भी हम किसी से बात करते हैं, मैसेज भेजते हैं, ईमेल लिखते हैं या सिर्फ स्माइल करके अपनी फीलिंग दिखाते हैं, तब हम कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं। इसलिए कम्युनिकेशन हमारे डेली लाइफ का बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है। अब बात करते हैं कि कम्युनिकेशन होता क्या है। कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ शेयरिंग इंफॉर्मेशन, आइडियाज, थॉट्स एंड फीलिंग्स बिटवीन टू और मोर पीपल। जब दो या दो से अधिक लोग अपने आइडियाज, इंफॉर्मेशन, फीलिंग या मैसेज एक दूसरे तक पहुंचाते हैं, उसे कम्युनिकेशन कहते हैं। जैसे टीचर स्टूडेंट को पढ़ा रहे हैं या आप अपनी फ्रेंड से बात कर रहे हैं। व्हाट्सएप पर मैसेज भेजना भी कम्युनिकेशन ही है। फोन पर बात करना, लेटर लिखना, ईमेल भेजना, ये सारे कम्युनिकेशन में ही आते हैं। तो कम्युनिकेशन तभी सक्सेसफुल होता है जब रिसीवर मैसेज को सही तरह से समझ ले और उसका जवाब दे, यानी कि फीडबैक दे। नेक्स्ट है कि इम्पॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स। कम्युनिकेशन स्किल क्यों जरूरी है। आज के टाइम में सिर्फ पढ़ाई काफ़ी नहीं है, आपको अपनी बात क्लियरली बोलने और समझने भी आनी चाहिए। इसी को कम्युनिकेशन स्किल कहते हैं। कम्युनिकेशन स्किल्स इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इट गिव्स अ बेटर अंडरस्टैंडिंग। कम्युनिकेशन से लोग एक दूसरे को अच्छी तरह समझ पाते हैं। जैसे टीचर चैप्टर पढ़ाते हैं और स्टूडेंट्स कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, तो ये कम्युनिकेशन के कारण ही होता है। दूसरा है बिल्ड रिलेशनशिप। अच्छी कम्युनिकेशन से दोस्ती और रिश्ते मजबूत होते हैं। जो स्टूडेंट सबसे पोलाइटली बात करता है उसके ज़्यादा फ्रेंड्स होते हैं। नेक्स्ट है बिल्ड कॉन्फिडेंस। जब आप कॉन्फिडेंटली बात करते हो तो सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है। जैसे क्लास में आंसर देना या स्टेज पर स्पीच देना, ये सब तभी हो पाता है जब हम कॉन्फिडेंट होते हैं। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंस है कम्युनिकेशन स्किल का कि इट आल्सो हेल्प्स इन द सक्सेस इन आवर करियर्स। इंटरव्यू और जॉब में कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। दो स्टूडेंट के मार्क्स अगर सेम है तो जिसकी कम्युनिकेशन अच्छी होगी उसके सिलेक्शन के चांस ज़्यादा होंगे। नेक्स्ट है अवॉइड मिसअंडरस्टैंडिंग। दिस इज द अनदर इम्पॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन स्किल। कम्युनिकेशन कंफ्यूजन को कम करता है और मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर करता है। जैसे अगर कोई टीचर होमवर्क क्लियरली बताते हैं तो स्टूडेंट भी उसे आसानी से बना लेता है। अगर उसी होमवर्क में कुछ बताने में कुछ गड़बड़ हो जाए तो कंफ्यूजन क्रिएट करता है और फिर वो काम ठीक से नहीं हो पाता है। नेक्स्ट है इफेक्टिव टीम वर्क। ग्रुप में काम करना इजी हो जाता है ड्यू टू गुड कम्युनिकेशन और आउटपुट भी अच्छा आता है। नेक्स्ट है कम्युनिकेशन साइकिल। कम्युनिकेशन एक प्रोसेस है जो कुछ स्टेप्स में कंप्लीट होते हैं। इस प्रोसेस को कम्युनिकेशन साइकिल कहते हैं। इसके जो स्टेप्स है, फर्स्ट स्टेप है सेंडर। जो मैसेज को भेजता है वो सेंडर कहलाता है। जैसे टीचर चैप्टर पढ़ा रहे हैं तो ही इज वर्किंग एज ए सेंडर। नेक्स्ट है आइडिया। अगर जो भी हम लोग सोचते हैं या जो भी थॉट हमारा होता है जिसे हमें शेयर करना होता है तो उसे आइडिया कहते हैं।
आइडिया को वर्ड्स में या सिंबल में या किसी तरह के कम्युनिकेशन में कन्वर्ट करने को इनकोडिंग बोलते हैं। जैसे टीचर बोलकर समझा रहे हैं तो ये इनकोडिंग हो रहा है। नेक्स्ट है कम्युनिकेशन चैनल। उसी मैसेज को, जो मैसेज तैयार हुआ है सेंड करने के लिए, उसको हम किसी न किसी मीडियम के थ्रू शेयर करते हैं रिसीवर को। तो इट मे बी द फोन, इट मे बी द ईमेल, व्हाट्सएप, जूम मीटिंग, फेस टू फेस। these are the different medium through which we can share our messages to the receiver. नेक्स्ट है रिसीवर, जो मैसेज रिसीव करता है। जैसे आप अभी हमारे मैसेज को रिसीव कर रहे हो, वीडियो देख रहे हो, तो आप रिसीवर की तरह काम कर रहे हो। नेक्स्ट है उसके बाद डिकोडिंग, रिसीव मैसेज को समझना। अगर आप मैसेज भेजे हुए मैसेज को समझते हैं, इसका मतलब आप उसे डिकोड कर पा रहे हैं, और अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो आप उसको डिकोड नहीं कर पा रहे हैं। और लास्ट में है फीडबैक। रिसीवर जो मैसेज को रिसीव करता है, उसके बाद जो रिस्पॉन्स शेयर करता है, उसे फीडबैक बोलते हैं। जैसे आप अगर अभी वीडियो देख रहे हो, समझ में आया, तो आप मैसेज करके या किसी तरह से उसको शेयर कर सकते कि हाँ, ये आप ये से समझ गए, तो आप फीडबैक दे रहे हो। तो कम्युनिकेशन साइकिल के ये 7 स्टेप्स है। फर्स्ट स्टेप है सेंडर, नेक्स्ट आइडिया, जो हम लोग सोचते हैं वो हमारा आइडिया होता है। उसके बाद होता है इनकोडिंग होता है, जो हम उस आइडिया को वर्ड्स में कन्वर्ट करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं। एंड देन है नेक्स्ट चैनल, और इस मैसेज को जब किसी मीडियम के थ्रू हम लोग आपको शेयर करते हैं तो वो चैनल होता है। आप उसको रिसीव करते हो तो आप रिसीवर हो गए। फिर आप उस मैसेज को समझते हो, दैट इज कॉल्ड डिकोडिंग। और मैसेज पढ़ने समझने के बाद जो आप रिस्पॉन्स शेयर करते हो, वो होता है फीडबैक। सो दिस इज द कंप्लीट कम्युनिकेशन साइकिल. One cycle is completed using these different steps. 7 steps are there. You can see all the 7 steps here in this slide. How the from sender to feedback. Next है methods of communication. कम्युनिकेशन के 3 मेन मेथड होते हैं। फर्स्ट होता है वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन जिसमें हम लोग वर्ड्स को यूज करके कम्युनिकेट करते हैं। वर्बल कम्युनिकेशन के 2 टाइप है। पहला है ओरल कम्युनिकेशन और दूसरा है रिटन कम्युनिकेशन। ओरल कम्युनिकेशन में हम लोग बोलकर कम्युनिकेट करते हैं, जैसे क्लासरूम में टीचर बोलकर पढ़ाते हैं या स्पीच देते हैं। आप फोन पे बात करते हो, वीडियो कॉल करते हो, या ग्रुप डिस्कशन करते हो, इंटरव्यू हो सकता है। तो इस तरह के जो कन्वर्सेशन होते हैं वो सारे ओरल कम्युनिकेशन कहलाते हैं। रिटन कम्युनिकेशन में हम लोग उसी वर्ड्स को यूज करके जब लिखते हैं तो वो रिटन कम्युनिकेशन होता है। जैसे लेटर भेजना लिखकर, ईमेल या नोटिस या व्हाट्सएप पर मैसेज भेजना, न्यूज़पेपर में भी जो भी न्यूज आते हैं वो सब लिख कर आते हैं, असाइनमेंट क्रिएट करना। तो ये सारे एग्जाम्पल्स हैं रिटन कम्युनिकेशन। नेक्स्ट है नॉन वर्बल। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है? जब हम लोग कम्युनिकेशन बिना वर्ड्स के करते हैं तो उसे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन बोलते हैं। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में क्या क्या हो सकता है? तो पहला है फर्स्ट फेशियल एक्सप्रेशन। जैसे आप खुश है तो आपके फेस से ये पता चल जाएगा कि आप हैप्पी हो, या आप सैड हो तो आपके फेस बता देगा वो सैड हो, एंग्री हो या सरप्राइज हो। ये सारे जो एक्सप्रेशन हमारे चेहरे पे आते हैं इसे फेशियल एक्सप्रेशन कहते हैं। इसके बाद है गेस्चर, जो हमारा हाव भाव होता है। तो गेस्चर क्या होता है? गेस्चर इज अ मूवमेंट ऑफ हैंड्स, आर्म्स, हेड्स और अदर बॉडी पार्ट्स यूज्ड टू एक्सप्रेस एन आइडियाज और फीलिंग विदाउट स्पीकिंग। इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम अपने हाथ, सर या शरीर के किसी भी पार्ट को के मूवमेंट करते हैं तो कोई मैसेज देने के लिए इसको यूज करते हैं, तो उसे गेस्चर बोलते हैं। जैसे थम्स अप करते हैं, थम्स अप, तो ये एक मैसेज होता है वेल डन का या गुड का। उसी तरह वेविंग हैंड, हाथ वेव करते हैं तो इसका मतलब होता है हेलो या बाय बाय। उसी तरह फिंगर ऑन लिप्स, टिप क्वाइट। उसी तरह
फोल्डेड हैंड, रेस्पेक्ट में जब हम किसी को नमस्कार करते हैं, नमस्ते करते हैं, ग्रीटिंग करते हैं दोनों हाथ जोड़कर, तो इस तरह के जो एक्सप्रेशन होते हैं, इस तरह के जो पोस्चर गेस्चर होते हैं, वो सारे नॉन वर्बल में ही आते हैं। इसी तरह एक और है जिसमें कोई अंपायर क्रिकेट में आउट करने के लिए एक फिंगर उठाकर बताता है कि वो प्लेयर आउट है। तो इस तरह के जो पोस्चर होते हैं वो सब नॉन वर्बल में ही आते हैं। इसके अलावा नॉन वर्बल में पोस्चर भी आता है, जिसको फिजिकल अपीयरेंस बोलते हैं। पोस्चर क्या है? पोस्चर इज द वे अ पर्सन सिट, स्टैंड्स और कैरी देयर बॉडी। किसी व्यक्ति के बैठने या खड़े होने या चलने के तरीके को पोस्चर कहते हैं, यानी कि बॉडी का पोजीशन ही पोस्चर है। जैसे कोई स्टूडेंट सीधा बैठा है और ध्यान से पढ़ रहा है, सीधा बैठा है और ध्यान से पढ़ रहा है, तो इसे क्या बोलते हैं? तो इस तरह के पोस्चर को बोलते हैं कि वो कॉन्फिडेंट है और एक्टिवनेस दिखाता है उस स्टूडेंट का। इसी तरह अगर स्टूडेंट बेंच पर झुक कर बैठा है, तो इससे क्या पता चलता है कि स्टूडेंट टायर्ड है या अनइंटरेस्टेड है पढ़ाई में। इसी तरह कैंडिडेट सीधा बैठा है किसी इंटरव्यू में और शोल्डर स्ट्रेट रखता है, तो ये कॉन्फिडेंस और प्रोफेशनलिज्म दिखाता है। अगर बच्चे मॉर्निंग असेंबली में स्ट्रेट लाइन में सीधे खड़े रहते हैं, तो ये डिसिप्लिन दिखाता है बच्चों का। तो इस तरह से बिना किसी के बोले भी हम बहुत कुछ समझ सकते हैं। इसे ही नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं। द विजुअल कम्युनिकेशन क्या होता है? जहां पिक्चर, सिंबल, चार्ट्स और डायग्राम के थ्रू जब हम कम्युनिकेशन करते हैं, तो इसे विजुअल कम्युनिकेशन कहते हैं। जैसे स्टॉप का साइन होता है, या नो एंट्री का साइन होता है, या बार ग्राफ है, लाइन ग्राफ है, मैप है, किसी तरह का एडवर्टीजमेंट है, या यूट्यूब पर जो थंबनेल बनता है, ये सारा विजुअल कम्युनिकेशन है। बहुत टाइम आपने देखा होगा कि जब आप किसी नए जगह जाते हैं, तो रेलवे स्टेशन से बाहर निकलने के लिए एग्जिट बोर्ड लगा रहता है, जिसे हम देखकर बाहर निकल जाते हैं बिना किसी के हेल्प के। तो ये सारे जो एग्जाम्पल है वो है विजुअल कम्युनिकेशन के। तो आप समझ गए होंगे विजुअल कम्युनिकेशन क्या होता है। नेक्स्ट है पर्सपेक्टिव इन कम्युनिकेशन। पर्सपेक्टिव इन कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है? पर्सपेक्टिव का मतलब होता है किसी भी चीज को देखना और समझने का अपना अपना तरीका। हर व्यक्ति के पर्सपेक्टिव अलग हो सकता है। जैसे कोई टीचर अगर कहते हैं कि यू शुड स्टडी हार्डर, तो एक स्टूडेंट उसको समझता है कि टीचर मेरी हेल्प कर रहे हैं, और उसी चीज को दूसरा स्टूडेंट ये समझता है कि टीचर मुझे डांट रहे हैं। मैसेज सेम है पर डिफरेंट पर्सपेक्टिव है। पर्सपेक्टिव affect factors affecting the perspective. So there are several factors that affects the perspective. The first one is the visual perception. Visual perception क्या होता है? हम जो देखते हैं उसे हमारी सोच प्रभावित होती है, तो इससे हम कहते हैं विजुअल परसेप्शन। जैसे कोई स्माइल करता हुआ व्यक्ति हमको खुश लगता है। उसी तरह अगर बादलों को देखकर एक स्टूडेंट को एलिफेंट दिख रहा है उस बादल में, तो वही दूसरे स्टूडेंट को माउंटेन दिख रहा है। तो पिक्चर तो सेम है पर अंडरस्टैंडिंग अलग अलग है। तो इसे ही पर्सपेक्टिव बोलते हैं, इसे विजुअल परसेप्शन बोलते हैं। दूसरा है लैंग्वेज। लैंग्वेज भी हमारे पर्सपेक्टिव को अफेक्ट करता है। जैसे लैंग्वेज की अंडरस्टैंडिंग भी पर्सपेक्टिव को अफेक्ट करते हैं। जैसे डिफिकल्ट इंग्लिश वर्ड स्टूडेंट को कंफ्यूज कर सकते हैं, और सिंपल वर्ड उस टॉपिक को आसानी से समझने लायक बना सकती है। इस तरह लैंग्वेज हमारे पर्सपेक्टिव को प्रभावित करते हैं। इसके अलावा है पास्ट एक्सपीरियंस। पास्ट एक्सपीरियंस क्या होता है कि पुराने एक्सपीरियंस भी हमारे सोच को प्रभावित करते हैं। अगर किसी को एक कुत्ते ने काटा हो, तो वो किसी भी कुत्ते को देखकर डर सकता है कि कहीं ये भी उसे काट न ले। पर जिसको
नहीं काटा हो, क्या वो डरेगा? तो आप बताइए, मैसेज करके बताइए कि क्या जिसे कुत्ते ने नहीं काटा हो, क्या वो कुत्ते को देखकर डरेगा जिस तरह से किसी को काटा है? इसके अलावा नेक्स्ट है प्रिजुडिस, दैट इज कॉल्ड बायसनेस। बायसनेस क्या होता है कि बिना पूरी जानकारी के ओपिनियन बनाना किसी के बारे में, जैसे किसी के कपड़ों से जज करना, किसी के कलर से उसको जज करना, कोई अच्छा दिख रहा हो तो उसको अच्छा मान लेना। तो ये सब प्रिजुडिस ही है, जिसे हम लोग सिर्फ देख कर जज कर लेते हैं बिना पूरी तरह से जाने हुए। इसके अलावा है फीलिंग। इमोशंस भी अंडरस्टैंडिंग को अफेक्ट करता है। जैसे गुस्से में इंसान को सिंपल बात भी गलत समझ सकता है। उसी तरह अगर किसी अच्छी बात को हाई पिच में बोली जाए तो वो भी गलत लग सकती है। इस तरह से अलग अलग जो फैक्टर्स हैं वो हमारे पर्सपेक्टिव को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट है राइटिंग स्किल। राइटिंग स्किल क्या होता है कि जब हम अपने मैसेज को या इंफॉर्मेशन को लिख कर कम्युनिकेट करते हैं तो वो राइटिंग स्किल होता है। तो राइटिंग स्किल के लिए हमारे पास बहुत सारे नॉलेज और ग्रामर सही होना चाहिए, तभी हम लिख सकते हैं। बोलकर तो कुछ भी निकल सकते हैं, लेकिन जो लिखा हुआ होता है वो एक प्रूफ होता है। तो सारे जो इंपॉर्टेंट काम होते हैं वो लिख कर ही होते हैं, डॉक्यूमेंटेशन बनता है उसका। तो राइटिंग स्किल भी बहुत अच्छा होना चाहिए, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं और सक्सेस हमें मिल सकता है। तो राइटिंग स्किल में पहला क्या है कि हमारे को फ्रेज अच्छे से आना चाहिए। फ्रेज क्या होता है? फ्रेज वर्ड्स का ग्रुप होता है जो कुछ मीनिंग देता है, लेकिन कंप्लीट सेंटेंस नहीं होता और ये कंप्लीट सेंस नहीं देता है एक सेंटेंस में। लेकिन ये भी इंपॉर्टेंट है सेंटेंस में, इससे हमारा सेंटेंस या सेंटेंस थोड़ा रिच, थोड़ा अच्छा दिखता है या अच्छा लगता है बोलने में भी और लिखने में भी। जैसे इन द मॉर्निंग या अंडर द टेबल, वेरी हैप्पी, अ ब्यूटीफुल गार्डन, नियर द स्कूल, बिहाइंड द हाउस। इस तरह के फ्रेजेस जो कॉमनली यूज होते हैं, जो हमारे सेंटेंस को रिच बनाते हैं, अच्छा बनाते हैं। तो इसके डिफरेंट टाइप्स भी होते हैं, जैसे नाउन फ्रेजेस, द टॉल बॉय, अ स्मार्ट स्टूडेंट, द रेड कार। इसके अलावा दूसरा है वर्ब फ्रेज, इज प्लेइंग, वाज सिंगिंग, हैज कंप्लीटेड। इसके अलावा है पोजिशनल फ्रेजेस, जैसे ऑन द टेबल, इन द क्लासरूम, अंडर द चेयर, जो पोजीशन बताता है। इस तरह के और भी है फ्रेजेस, लेकिन हम अकॉर्डिंग टू सिलेबस हमें इतना ही पे बात करना है। ऑफ सेंटेंसेस। इसके अलावा नेक्स्ट है कितने तरह के सेंटेंस होते हैं। हम जो भी बोलते हैं वो सेंटेंस ही बोलते हैं। तो इसका जो फर्स्ट टाइप है वो है असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस क्या होता है? असर्टिव सेंटेंस जो हमें इंफॉर्मेशन देता है। जैसे रवि इज ए स्टूडेंट, तो यहाँ बता रहा है कि रवि के बारे में कि रवि एक स्टूडेंट है। इंडिया इज अ कंट्री, तो भारत क्या है? एक देश है। तो इस तरह के पॉजिटिव सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस बोलते हैं, जो इंफॉर्मेशन देता है। इसके अलावा दूसरे टाइप के जो सेंटेंस है वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या करता है? ये क्वेश्चन पूछता है, जैसे व्हाट इज योर नेम, वेयर डू यू लिव। तो इस तरह के जो सेंटेंस है जहां क्वेश्चन मार्क लगा हो, वेयर, वाई, ये सब लगा हो, हु लगा हो, या इज, एम, आर से स्टार्ट हो, तो ये सारे सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट टाइप ऑफ सेंटेंस है इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस क्या होता है? जो ऑर्डर या रिक्वेस्ट देता है, जैसे ओपन द डोर, तो ये एक ऑर्डर है। प्लीज हेल्प मी, दिस इज अ रिक्वेस्ट। तो इस तरह के सेंटेंस से पता चलता है कि ये एक इंपरेटिव सेंटेंस है जहां ऑर्डर हो या रिक्वेस्ट हो। इसके अलावा नेक्स्ट है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होता है? जहां एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग दिखता है, जैसे व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर, वाओ, दिस इज अमेजिंग। तो इस तरह के जो फीलिंग होते हैं वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को बताते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट है राइटिंग स्किल में जो हमें जानना है वो है पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। एक सेंटेंस के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, तो वो सारे कौन कौन से पार्ट्स हैं वो हम लोग देखेंगे इसमें। तो पहला है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट जो एक्शन करता है, जैसे रवि इज प्लेइंग, तो यहाँ रवि क्या है? रवि एक सब्जेक्ट है। उसी तरह प्रिडिकेट होता है,
सब्जेक्ट के बारे में जो बताता है वो प्रिडिकेट होता है। तो रवि इज प्लेइंग, तो यहाँ इज प्लेइंग क्या है, वो प्रिडिकेट है जो बता रहा है रवि के बारे में कि रवि क्या कर रहा है। इसके अलावा नेक्स्ट है पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम पहले जब फर्स्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो है नाउन। तो नाउन क्या होता है, अ नाउन इज अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग्स और आइडिया। तो इस तरह से हम इसे इस तरह से बता सकते हैं कि किसी व्यक्ति या स्थान या वस्तु या जानवर या विचार के नाम को नाउन कहते हैं, जैसे राम, दिल्ली, स्कूल, कंप्यूटर। इस तरह से नाउन को समझ सकते हैं। इसके आगे है नेक्स्ट है प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होता है, प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज इन प्लेस ऑफ नाउन। जो नाउन के जगह पे यूज होता है शब्द वो प्रोनाउन होते हैं, जैसे ही, सी, इट, दे, बी, ये सारे प्रोनाउन हैं। एक नेक्स्ट है वर्ब। वर्ब क्या होता है, वर्ब इज अ वर्ड दैट शोज एन एक्शन और स्टेट। मतलब जो शब्द किसी काम या स्थिति को दिखाए उसे वर्ब कहते हैं, जैसे रन, ईट, राइट, रीड, प्ले, स्लीप, ये सारे एक्शन वर्ड्स हैं। इसके अलावा एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव क्या होता है, एडजेक्टिव को हम लोग विशेषण बोलते हैं। एडजेक्टिव क्या होता है, तो एडजेक्टिव को हम लोग बोल सकते हैं कि इट इज अ वर्ड दैट डिस्क्राइब अ नाउन और प्रोनाउन। जो नाउन और प्रोनाउन को की विशेषता को बताया उसे विशेषण बोलते हैं, जैसे ब्यूटीफुल, टॉल, इंटेलिजेंट, ऑनेस्ट, रेड, बिग। रिया इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, मोहन इज अ टॉल बॉय, आई हैव अ रेड पेन। तो ये सारे क्या है, एडजेक्टिव। इसके अलावा है एडवर्ब। एडवर्ब क्या होता है, एन एडवर्ब इज अ वर्ड दैट डिस्क्राइब अ वर्ब, एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। जो शब्द वर्ब, एडजेक्टिव या किसी एडवर्ब की विशेषता बताए उसे एडवर्ब कहते हैं, जैसे क्विकली, स्लोली, केयरफुली, वेरी, हैप्पीली, ये सारे एडवर्ब है। इसके अलावा नेक्स्ट है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन क्या होता है, प्रीपोजिशन shows the relationship between a noun, pronoun and another word, जैसे in, on, under, behind, near, between। जो शब्द दो वर्ड्स के बीच में संबंध बताते हैं उसे प्रीपोजिशन कहते हैं, जैसे द बुक इज ऑन द टेबल, तो ये बता रहा है कि बुक कहाँ है, टेबल के ऊपर। द कैट इज अंडर अंडर द चेयर, चेयर के नीचे है बिल्ली। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं इसको। इसके अलावा है कंजक्शन। कंजक्शन क्या होता है, कंजक्शन इज अ ज्वाइनिंग वर्ड्स, फ्रेज और सेंटेंसेस। जो शब्द, वर्ड या सेंटेंस को जोड़ता है उसे कंजक्शन कहते हैं, जैसे एंड, बट, बिकॉज और सो। जैसे रवि एंड मोहन आर फ्रेंड्स, तो यहाँ एंड का यूज हो रहा है एज ए कंजक्शन। आई ट्राइड हार्ड बट आई फेल्ड, यहाँ बट का यूज हो रहा है एज ए कंजक्शन। इसके अलावा नेक्स्ट है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन क्या होता है, एन इंटरजेक्शन एक्सप्रेसेस टू सडन फीलिंग्स और इमोशंस। जो शब्द अचानक भावना या इमोशन को व्यक्त करते हैं उसे इंटरजेक्शन बोलते हैं, जैसे वाओ, हुर्रे, ओ, अल्लास, आउच। वाओ, व्हाट अ ब्यूटीफुल पेंटिंग, हुर्रे, वी वोन द मैच, आउच, इट हर्ट्स। इसके अलावा नेक्स्ट टॉपिक है आर्टिकल, जो राइटिंग स्किल का पार्ट है। तो आपको पता ही होगा कि आर्टिकल क्या होता है। आर्टिकल एक स्पेशल वर्ड होता है जो नाउन के पहले लगता है और उसके बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता है। आर्टिकल आर वर्ड्स यूज बिफोर नाउन टू स्पेसिफाई देम। तो ये टाइप्स ऑफ आर्टिकल, ये तीन तरह के होते हैं आर्टिकल। पहला होता है ए का यूज उन वर्ड्स के पहले होता है जिनकी साउंड कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होते हैं, जैसे ए बॉय, तो बॉय कैसे स्टार्ट हो रहा है, बी से, बी कॉन्सोनेंट है। आपको वॉवेल और कॉन्सोनेंट पता होगा कि ए आई ओ यू वॉवेल होता है और द रेस्ट लेटर आर कॉल्ड कॉन्सोनेंट। ए गर्ल, ए पेन, ए टीचर, ए स्कूल, ए कंप्यूटर, ये सारे यूजेस हैं ए आर्टिकल्स। पर इसमें कुछ एक इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि आर्टिकल का यूज साउंड के अकॉर्डिंग होता है, ना कि स्पेलिंग के अकॉर्डिंग। जैसे एन आर, एच ओ यू आर, आर होता है पर यहाँ एच साइलेंट होता है तो इसमें एन का यूज होता है।
और इसके अलावा एन ऑनेस्ट भी होता है, तो यहाँ भी एच है पर इसमें एन लग रहा है क्योंकि यहाँ पे भी एच साइलेंट है। इस तरह से साउंड पे हमारे कोई एन का यूज करना है। अगर वो कॉन्सोनेंट से भी स्टार्ट हो रहा है लेकिन उसका साउंड वॉवेल से की तरह आ रहा है तो उसमें एन का यूज करना है। इसके अलावा लास्ट आर्टिकल है द का यूज किसी स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस या थिंग्स के लिए होता है, जैसे द सन, द मून, जो दुनिया में खास है, स्पेशल है, द ताजमहल, द गंगा, उस ये सारे में द का यूज। जैसे टीचर क्लास में बोलते हैं कि ओपन द बुक ऑन पेज 20, तो यहाँ टीचर किसी स्पेसिफिक बुक की बात कर रहे हैं इसलिए द का यूज हो रहा है। इसके अलावा है नेक्स्ट पैराग्राफ राइटिंग। पैराग्राफ राइटिंग क्या होता है? तो पैराग्राफ एक ही मेन आइडिया पर बेस्ड सेंटेंस का ग्रुप होता है। इसके स्ट्रक्चर होते हैं जिसमें 3 पार्ट होता है। पहला होता है टॉपिक सेंटेंस, दूसरा होता है सपोर्टिंग सेंटेंस और लास्ट होता है कंक्लूडिंग सेंटेंस। टॉपिक सेंटेंस मेन आइडिया बताता है, सपोर्टिंग सेंटेंस डिटेल और एग्जाम्पल देते हैं और कंक्लूडिंग सेंटेंस पैराग्राफ को एंड। तो बच्चों, आज हमने कम्युनिकेशन स्किल चैप्टर कंप्लीट किया। याद रखिए, इफेक्टिव कम्युनिकेशन आपकी पढ़ाई, पर्सनालिटी और फ्यूचर करियर की सक्सेस की है, जिससे सफलता के सारे ताले खुलेंगे। चैप्टर को एक बार रिवाइज जरूर करिए। अगर वीडियो हेल्पफुल लगती हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं हूं राजेश सर और आप देख रहे हैं कोड कॉन्सेप्ट। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक आप पढ़ते रहिए और खूब खूब आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।